After classification of data, it is required to present them as disorderly. Original information is obviously difficult to understand. Orderly presentation of quantitative information become essential. There are four methods of presentation: text presentation, tabular presentation, diagrammatic presentation and graphic presentation. तो टेक्स्ट प्रेजेंटेशन क्या होता है ना, तो टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन व्हेन अ टेक्स्ट इज presented in form of paragraph, it is called textual presentation. It is also called descriptive presentation of data. Textual presentation is more suitable when the quantum of data is not large. It helps the reader to compare the data along with explanation. ठीक है, तो कहाँ पर कोई भी एक चीज़ है, जैसे मैंने जो रॉ डाटा कलेक्ट किया है उसे मैंने एक पैराग्राफ की फॉर्म में लिख दिया. कैसे? यह 9th क्लास है. 9th क्लास में 41 स्टूडेंट्स हैं. 41 स्टूडेंट्स में से 20 गर्ल्स हैं और 21 बॉयज़ हैं. एवरेज स्टूडेंट्स का जो नंबर ऑफ एवरेज स्टूडेंट्स हैं वो 20 है. जो बहुत बिलो एवरेज है वो 10 हैं. बाकी के सारे अपग्रेड हैं, मतलब अच्छे वाले स्टूडेंट्स हैं. इस तरह से सारी इन्फॉर्मेशन मैंने किस में दे दी है? एक पैराग्राफ्स में. लेकिन इसको समझना बहुत ही मुश्किल होता है. आप जल्दी से इसको समझ नहीं पाते. कोई भी पैराग्राफ दिया तो मुझे पूरा पढ़ना पड़ेगा, है ना, तो उसे बहुत जल्दी समझा नहीं जा सकता. इसीलिए मुझे कोई भी प्रेजेंटेशन करना हो तो मुझे टेबुलर फॉर्म में करना चाहिए, डायग्रामेटिक करना चाहिए या फिर ग्राफिकली उसका प्रेजेंटेशन करना चाहिए. तो इसके लिए हमें सबसे पहला जो फॉर्म है वो है टेबुलर. टेबुलर होता क्या है उसका मीनिंग हम देखेंगे. तो टेबुलेशन गिव्स राइज टू स्टैटिकल टेबल. इन अदर वर्ड्स, अ स्टैटिकल टेबल इज द आउटकम ऑफ tabulation. ठीक है ना. तो आफ्टर द क्लासिफिकेशन देयर आर ऑर्गेनाइज्ड इन द फॉर्म ऑफ टेबल एंड सीरीज. तो tabulation इज द सिस्टमैटिक प्रेजेंटेशन ऑफ द इंफॉर्मेशन contained in the data. Okay, so the process of arranging data orderly in the form of row and columns is known as tabulation. Rows are horizontal arrangements and columns are vertical arrangements of data. A statistical table, thus, in the logical or systematic listing related data in horizontal, row and vertical columns. It is presented with sufficient explanatory words, phrases and statements in the form of title and notes. Clear? तो ये तो मीनिंग था इसका. अब क्या ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, हमें क्यों बनाना चाहिए, है ना. तो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टेबुलेशन सीधा सा सिस्टम है. कोई भी चीज़ को सिस्टमेटिक प्रेजेंट करने के लिए, तो सिस्टमेटिक प्रेजेंटेशन एक टेबुलेशन की फॉर्म में अगर हम किसी भी डाटा को प्रेजेंट करते हैं तो एक सिस्टमेटिक मैनर में होगा, मैं उसको बहुत ही जल्दी समझ पाऊँगी. तो सिस्टमेटिक प्रेजेंटेशन हो पाता है. स्टैटिकल उसकी जो है ना हम एनालाइज करते हैं स्टैटिकल, वो बहुत ही आसानी से हो सकती है. तो सेकंड पॉइंट है, सेकंड ऑब्जेक्टिव है इसका स्टैटिकल analysis. Another object behind tabulation is to facilitate the analyzed and interpretation of data. They facilitate computation of different statistical measures such as averages, dispersion and correlation, etc. Okay. So to facilitate the presentation of data, still
जो थर्ड ऑब्जेक्टिव है इसका वो क्या है, द फैसिलिटी टू प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। ऑब्वियसली प्रेजेंटेशन करने के लिए एक फैसिलिटी है, कोई भी डाटा को प्रेजेंट करने का टेबुलेशन क्या है, एक फैसिलिटी है जिससे हम उसको आसानी से समझ सकें। टू मेक द प्रॉब्लम सिंपल, जो भी प्रॉब्लम है हमारे, समझ लीजिए पॉपुलेशन को काउंट करना है ना, और उसको समझना है, तो हमारी प्रॉब्लम जो भी है हमारे लिए सिंपल हो जाएगी अगर मैं उसको एक टेबल की फॉर्म में देखूँ। भी टोटल पॉपुलेशन के बारे में भी पता चल जाता है, उससे मुझे स्टेट वाइज पॉपुलेशन के बारे में भी पता चल जाता है, कंट्री वाइज भी पॉपुलेशन के बारे में मुझे पता चल सकता है, तो मेरी प्रॉब्लम जो है वो बहुत ही सिंपल हो जाती है। तो ये थे ऑब्जेक्टिव्स। अब हम बात करेंगे एडवांटेज की। क्या एडवांटेज है टेबुलेशन के, तो कोई भी डाटा है वो सिंपली हो जाएगा। तो एडवांटेज है सिंप्लीकेशन ऑफ डाटा, जो भी अवेलेबल डाटा है हमारे पास रो फॉर्म में वो बहुत ही सिंपल वे में हमारे सामने आ जाएगा जब हम टेबल बना लेते हैं। किसी को भी कंपैरिजन करना हो तो वो टेबुलेशन फॉर्म में होगा, तो हमारे लिए कंपैरिजन करना बहुत आसान होता है। तो हेल्पफुल इन कंपैरिजन। फिर है आपका नॉलेज ऑफ द प्रॉब्लम, जो प्रॉब्लम की नॉलेज है वो पूरी तरह से हो जाती है जब हम किसी चीज़ को एक सिंपल वे में देखते हैं, तो प्रॉब्लम हमको जल्दी समझ में आती है। उसके बाद में सेविंग प्लेस एंड टाइम, कोई भी चीज़ एक तो बिखरी भी पड़ी हो और एक उसको आप अरेंज करके रख दो तो आपका टाइम भी बचता है और आपका प्लेस भी बचता है। जैसे आपकी अलमारी देख लो, आप ऐसे ही बिखरी पड़ी हो तो आपको कोई सामान रखने के लिए बहुत दिक्कत होएगी और टाइम भी आपका बहुत लग जाएगा, कहाँ रखूँ, फिर ढूंढने में आपका टाइम लग जाएगा। लेकिन अगर आपने उसको बहुत अरेंज करके चीज़ें रखी हुई है तो एक तो आपको मिलने में बहुत आसानी होगी और दूसरा आपका टाइम भी बहुत कम खर्च होगा। उसके बाद हम बात करेंगे टू चेक अप एरर्स, ठीक है ना। हमको कोई अगर गलती ढूंढनी हो तो वो बहुत ही जल्दी मिल जाएगी क्योंकि वो सब कुछ सिस्टमेटिक है। तो जब मैं देखूँ उसको चेक करूँ तो मुझे मेरी गलती का पता चल सकता है, तो मैं अपनी गलती को बहुत जल्दी फाइंड आउट कर सकती हूँ। गुड फॉर रेफरेंसेस, ऑब्वियसली टैबुलेट डाटा आर गुड फॉर रेफरेंस देने के लिए टैबुलेटेड डाटा बहुत ही ज़्यादा अच्छे होते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे एसेंशियल ऑफ अ गुड टेबल। एक गुड टेबल के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी है। एक अच्छी टेबल के लिए सबसे पहले क्या होना चाहिए, इट शुड बी अकॉर्डिंग टू द पर्पस ऑफ इन्वेस्टिगेशन, है ना। इसके बाद आएगा अ टेबल शुड बी अट्रैक्टिव, क्लियर एंड ब्रीफ। नेक्स्ट वन, द साइज ऑफ टेबल शुड बी नाइदर टू लार्ज नॉर टू स्मॉल, it should be proper and compact. Okay, the facts should be arranged in a table so as to make them comparable whenever it is necessary, average, percentage, etc. Okay, so should be given in the table to facilitate comparison. Okay, next one, the table should be complete, containing all the necessary explanation to make it clear and early understandable. Okay, it should be self-explanatory. It should be prepared in a systematic manner. All the required rules of tabulation should be carefully followed. Next, a table should have अ सूटेबल टाइटल, बहुत ज़रूरी है इसका सूटेबल टाइटल, ताकि हम टाइटल देख के ही पता लगा लें कि टेबल किससे बिलोंग करती है। टाइटल एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ है, टाइटल को बहुत सोच समझ के हमें चूज़ करना चाहिए। प्रॉपर कैप्शन एंड स्टब्स, सोर्सेज एंड फुटनोट्स एक्सेट्रा, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट शुड बी क्लियरली शोन। अ टेबल शुड बी रियलाइबल होनी चाहिए जिस पर हम विश्वास कर सकें ना। तो इस तरह से ऑब्जेक्टिव्स, एडवांटेज, एसेंशियल फॉर अ गुड टेबल अभी हमने जाना। अब आपके मेन पार्ट ऑफ अ टेबल के जो मेन पार्ट है वो क्या होते हैं, ठीक है। अब हम एक टेबल बनाएंगे तो उसमें मेन पार्ट क्या क्या चलेंगे, तो देखिए सबसे पहले होता है टेबल नंबर। टेबल नंबर बहुत ज़रूरी है कि ये आपका कितने नंबर की टेबल है। आप जैसे कोई काम कर रहे हैं, समझ लीजिए आपकी बुक में भी आपने देखा होगा कि जितनी टेबल होती है उसके आगे चैप्टर, जैसे समझिए 4th चैप्टर है, 4th चैप्टर के अंदर अगर आपके 5 टेबल्स हैं तो उसमें किया हुआ होगा टेबल नंबर 4.1, टेबल नंबर 4.2, टेबल नंबर 4.3। इस तरह क्या मतलब हुआ इसका,
ये चौथे लेसन की पहली टेबल है, चौथे लेसन की दूसरी टेबल है, चौथे लेसन की ये तीसरी टेबल है। इस तरह आपके लिए क्या हो जाएगा, उसको देखना आसान हो जाएगा। तो सबसे पहला ज़रूरत होता है वो होता है हमारा टेबल नंबर। उसके बाद टाइटल, मैंने आपको पहले ही बताया टेबल को टाइटल देना, जिस चीज़ से वो बिलोंग करती है। तो टेबल का टाइटल क्या होगा, जिस चीज़ से वो बिलोंग करती है वो टेबल का टाइटल हो गया। उसके बाद आपके आएगा हेड नोट्स। हेड नोट्स क्या होता है, इट इज़ प्लेस्ड जस्ट बिलो द टाइटल, है ना। तो इट इज़ जस्ट बिलो द टाइटल which classifies the content of the table. For example, the unit of measurement is given on head note such a ton, thousand in rupees। मतलब क्या मतलब हुआ इसका, जो मेरी टेबल है अगर उसमें रुपीज़ लिखे हुए हैं तो थाउजेंड्स में है। अब बार बार तो थाउजेंड थाउजेंड नहीं लिख सकते हम, अगर सारे फिगर जो है सारे थाउजेंड्स में ही है तो ऊपर 3 नोट लिख देंगे, 30 लगा कर लिख देंगे रुपीज़, फिगर इन 1000 रुपीज़। या टन्स में है तो लिख देंगे फिगर इन टन्स, किलोग्राम में है तो लिख देंगे किलोग्राम। इस तरह से हम ऊपर मेंशन कर दिया करते हैं। उसके बाद आता है कैप्शन एंड स्टब्स। कैप्शन आर हेडिंग गिवन टू द वर्टिकल कॉलम, while heading given to horizontal rows are called stubs। जो हॉरिजॉन्टल है वो क्या कहलाएगा, वर्टिकल है वो क्या कहलाएंगे, कॉलम्स, और जो हॉरिजॉन्टल है वो क्या कहलाएंगे, स्टब्स। बोथ शुड बी ब्रीफ, डिस्क्रिप्टिव एंड क्लियरली डिफाइंड होनी चाहिए। ठीक है, तो आपका चौथा पार्ट क्या हो गया, कैप्शन एंड स्टब्स। अब बात करते हैं हम मेन पार्ट ऑफ द टेबल, जो बॉडी है उसकी। देखिए हम ऊपर की बात करी है, स्टब्स कैप्शन की बात करिए। जैसे आप एक टेबल बना रहे हो, उसके अंदर जो ऊपर हेडिंग्स दी हुई होती है, एक तो आपके टाइटल दिया हुआ होता है। जब आप टेबल को पूरा ड्रॉ कर लेते हो, जैसे समझिए आप डिफरेंसेस कर रहे हो, है ना, तो जो बेसिस आप बना रहे हो वो क्या हो गए, आपके स्टब्स हो गए। और जहाँ आप दोनों जिसमें डिफरेंस कर रहे हो वो ऊपर की साइड में लिखते हो तो वो आपके क्या कहलाते हैं, कैप्शन, कॉलम्स कहलाते हैं। ठीक है ना, तो वो हो गए आपके कैप्शन। तो कैप्शन में क्या हो गया, वो कॉलम्स हो गए और फिर आपके टोटल आ गए, है ना। समझ में आई बात। तो भी जहाँ आप बेसिस लिखते हो वो क्या हो गए आपके स्टब्स, और बाकी का जो इधर वाला पोर्शन होता है ओरिजिन, तो वो हो जाएंगे आपके कैप्शन या कॉलम्स हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे आपके मेन बॉडी की। मेन बॉडी पे हम वो सारे वो सारा डाटा लिखते हैं जो उससे रिलेटेड है ना। उसके बाद आता है फुट नोट्स। उस टेबल के नीचे आप फुट नोट लिखेंगे। अगर कुछ भी आपको लिखना है कि स्टार करके लिख दिया, ये इस साल चोरी हो गई थी, या इस साल माल जल गया था इस कारण प्रोडक्शन कम है, इस तरह के फुट नोट्स हम नीचे डालते हैं। अगर हमारे डाटा से रिलेटेड कोई भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन हमें देनी है तो वो सारा फुट नोट के अंदर आ जाएगा। उसके बाद लास्ट है आपका सोर्सेज। ये टेबल आपने कहाँ से प्राप्त की है, आपने खुद तैयार की है तो किस तरीके से की है, जो किया है वो सारा सोर्सेज में आ जाएगा, टेबल आपने कहाँ से ली है। तो ये इस तरह से हमने अभी क्या जाना, टेबुलेशन के मीनिंग के बारे में जाना, उसके ऑब्जेक्टिव्स के बारे में जाना, उसके एडवांटेज के बारे में जाना, उसके एसेंशियल जो भी टेबल, अच्छी टेबल बनाने के लिए जो एसेंशियल चीज़ें हैं उसके बारे में जाना, और टेबल के जो पार्ट्स हैं वो कितने हैं उसके बारे में जाना। तो देयर आर 7 पार्ट्स ऑफ अ टेबल। ओके।